क्या आपको पपीज पसंद है? मुझे तो पपीज बहुत पसंद है। पपीज, कैट्स, सब जो छोटे छोटे पाव लेके वो हमारी जिंदगियों में आते हैं, कितनी सारी खुशियां वो हमारी लाइफ में लेके आते हैं। हमारी जिंदगी का अकेलापन पूरी तरीके से गायब हो जाता है। फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। अगर कोई मिले तो भी ठीक, और कोई ना मिले तो भी ठीक। वो हमारा वेट हमारे घर पे कर रहे हैं परमानेंट, ये हम जानते हैं। लेकिन उनका जाना भी उतना ही हमारे लिए दुखद साबित होता है, और उनका जाना हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कई बारी। मैं आज जिनकी जर्नी अपने साथ लेकर आ रही हूँ वो एक बहुत ही फेमस वेटरनरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर पदम हैं, जो रायपुर में जाने माने डॉक्टर हैं। उनका अपना एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, जहाँ उनके पास वो इक्विपमेंट्स हैं जो हम नॉर्मल इंसानों के लिए यूज करते हैं। और आज की जर्नी में वो अपनी जर्नी के साथ साथ हमें ये सारी चीजें बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने पेट्स का ख्याल और अच्छे से रख सकते हैं, और किस तरीके से हम जो उनकी जरूरतें हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मल इंसानों के लिए होती हैं और उनके लिए भी वो सारी चीजें अवेलेबल हैं उनके पास, उसके बारे में डिटेल में आज हम बात करेंगे। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं डॉक्टर पदम जैन को। मैं हूं आपकी होस्ट शिवांगी राज तिवारी, स्टोरीज ऑफ इंडिया। हेलो पदम सर, वेलकम टू द स्टोरीज ऑफ इंडिया। थैंक यू। हेलो। आज मैं आपकी जर्नी कवर करने वाली हूँ। स्पेसिफिकली पहले आपको कवर करने वाली हूँ, उसके बाद आपसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी कवर करने वाली हूँ। सर, मुझे आप एक वेटरनरी डॉक्टर हैं और वेटरनरी डॉक्टर्स तक लोग पहुंचने में हिचकिचाते हैं, ऐसा आपको भी लगता है या ये मेरा माइंडसेट है? नहीं, ये माइंडसेट ठीक है। जब मैं वेटरनरी में गया उस टाइम तो ये था कि एक ऑप्शन हुआ करता था कि चलो कुछ नहीं मिला तो वेटनरी कर लेते हैं। पर अब लोगों की सोच बदल रही है। अब लोग अपने बच्चों को वेटनरी में भेजना चाहते हैं। इवन लोग हमारे पास आते हैं कि हम किस तरह से वेटनरी की पढ़ाई किए या क्या करना चाहिए। तो धीरे धीरे वेटनरी के लिए क्रेज आ रहा है, ऐसा नहीं है। पर यस, जब मैं कभी पढ़ाई स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ज्यादा विरोध फेस करना पड़ा था घर वालों का कि नहीं वेटनरी में नहीं जाना है, आप आयुर्वेद कर लो यदि मेडिकल में नहीं हो रहा है तो अब नहीं ऐसा है। क्योंकि ऐसा होता है ना, वेटनरी सोचने से पहले लोगों का माइंडसेट क्या रहता था, गाय भैंस और इन सारे लोगों का जो ट्रीटमेंट रहता था वो वाला एक माइंडसेट होता था। नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक टाइम पे वेटनरी डॉक्टर का मतलब होता था ढोर डॉक्टर। ढोर का मतलब होता है यहाँ गाय और भैंस, तो बिल्कुल सही था। लोग नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा ढोर डॉक्टर कहलाए, तो बात सही थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब आप यदि देखेंगे ग्लोबल लेवल पे या नेशनल लेवल पे पेट रखने का बहुत जबरदस्त ट्रेंड है। और अब जो प्रैक्टिस है वो स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस और एक्सोटिक एनिमल प्रैक्टिस का बहुत क्रेज हो गया है, और इसमें ग्लैमर भी है और नेम और फेम भी है। तो अब लोग इसको ऑप्ट करने लगे हैं। पर एक समय था जब लोग नहीं चाहते थे कि उनका बेटा या बच्चा वेटरनरी डॉक्टर बने। आप यहाँ क्लिनिक में स्पेसिफिकली मतलब अपने पास ज्यादातर डॉग्स एंड कैट्स ही आते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी स्पीसीज आते हैं, पर मैं पर्टिकुलर जो है सिर्फ डॉग एंड कैट पे ही डील करता हूँ। बाकी स्पीसीज के बारे में मेरी अपनी जो जानकारी है वो बिल्कुल शून्य है। तो मैं उन्हें साफ मना कर देता हूँ कि भाई इनका मैं जानकार नहीं हूँ, तो मैं इन्हें नहीं देख पाऊंगा। मैं पोलाइटली लोगों को सलाह दे देता हूँ कि आपको किसके पास जाना चाहिए। जी, तो यहाँ मतलब जैसे और भी एनिमल्स हैं, जैसे गाय भैंस और बकरी, इन सब चीजों का, तो इनके भी डॉक्टर्स हैं यहाँ अपने? बिल्कुल, सारे स्पीसीज के हैं। मतलब मैं देखिए, वेटरनरी प्रैक्टिस को आप 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं: लार्ज एनिमल प्रैक्टिस, स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस एंड एक्सोटिक एनिमल प्रैक्टिस। एक्सोटिक एनिमल में आपके आ जाते हैं रोडेंट्स, सपोज माइस है, रैबिट है, गिनी पिग है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं। तो ये एक्सोटिक जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं वो डील करते हैं। इसके अलावा वाइल्ड एनिमल वाले जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो 3-4 ब्रॉड कैटेगरीज है वेटरनरी डॉक्टर की। ओके। सर, आपका चाइल्डहुड कैसा था? मतलब बचपन से था आपको ऐसा इंटरेस्ट कि सब हर बच्चा होता है ना, उसका माइंडसेट होता है कि मैं बड़े होके ये बनूंगा, या जैसे पेरेंट्स पूछते हैं ऐसा, तो ऐसा कुछ था कभी माइंड में कि नहीं, वेटरनरी डॉक्टर बनना ये माइंडसेट नहीं था, डॉक्टर बनना ये माइंडसेट था। उसका बहुत क्लियर कारण था। मेरे फादर गांव में प्रैक्टिस करते थे और हम 9 भाई बहन हैं। तो मेरी मदर का ये था कि उनका कोई एक बच्चा फादर के जो नक्शे कदम पे वो चले। तो आखिरी में मैं बचा, बाकी सब कोई बन नहीं पाया। तो मेरी मदर का ये ड्रीम था कि कोई एक बच्चा डॉक्टर बने। तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट था। मैं अपने फादर के साथ उनके क्लिनिक पे बैठा करता था।
मॉर्निंग स्कूल जाने के पहले उनके जो डे टू डे रूटीन वर्क होते थे वो मैं करता था। उनकी दवाइयों का ऑर्डर तक मैं बनाता था। उनके मलहम वगैरह उस टाइम में बड़ा वो गांव में वैसे ही चलता था, तो वो बनाने में मदद करता था। तो डॉक्टर बनने का क्रेज था। वेटरनरी डॉक्टर बनूंगा ऐसा मुझे भी नहीं मालूम था, पर यस एनिमल्स से प्यार था, क्योंकि जो मेरे फादर के जो कंपाउंडर थे वो हमेशा एक डॉग अपने साथ रखा करते थे। अच्छा। और एक बार उसने मुझे काट भी लिया था, तो मैं एक बार सोचा था इससे जरूर बदला लेना है मुझे, पर मुझे नहीं मालूम था कि वो बदला इस तरह का होगा। अच्छा, तो आपके अपने पास भी डॉग्स होंगे? हाँ, मेरे पास अभी 3 डॉग हैं, 2 स्ट्रे हैं और एक लैब्राडोर है। नहीं, हमेशा से नहीं, ये रायपुर आने के बाद मैंने रखा है। इसके पहले कैट्स नहीं है मेरे पास, गांव में जब मैं था, और वहां भी जो मेरे कंपाउंडर के डॉग होते थे उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता था। प्लस रोड साइड जो डॉग हैं उनको कभी खाना देना, ये सब हमारे रूटीन में शामिल था बचपन में भी। हाँ। अभी जो वेटरनरी की पढ़ाई होती है सर, उसके लिए मतलब क्या स्पेसिफिकली अपने को करना होता है? लाइक 10th-12th के बाद ये मतलब एक MBBS वाला ही जोन जाता है इतना लंबा 5 इयर्स का? यस, आपको 12th बायो सब्जेक्ट्स के लेके साथ करना है। जैसे कि आप उसके बाद नीट का एग्जाम होता है, और आपको नीट के एग्जाम क्लियर करने होते हैं, और उसके बाद फिर आपको वेटरनरी कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है। और 5.5 इयर्स का कोर्स है ये, जिसमें से 4.5 इयर्स आपके थ्योरी होते हैं और 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है। मतलब ये भी उतना ही लंबा प्रोसेस बिल्कुल उतना ही लंबा है बाकी डॉक्टर्स का रहता है। मतलब हम लोगों को वो बाकी के डॉक्टर्स के कंपैरिजन में वेटरनरी डॉक्टर्स को कम नहीं समझना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। उतनी ही पढ़ाई वेटरनरी डॉक्टर भी करता है, और इनफैक्ट मुझे लगता है वो ज्यादा करता है, क्योंकि यदि एक ह्यूमन डॉक्टर है, वो MBBS कर रहा है, तो उसे सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है। एक वेटरनरी डॉक्टर को यदि मैं बात करूं तो हमको 5-6 स्पीशीज तो एटलीस्ट पढ़ाई ही जाती है कॉलेज में। यदि मैं एनाटॉमी से स्टार्ट करूं तो हमको डॉग पढ़ना है, कैट पढ़ना है, हमको शीप एंड गोट पढ़ना है, हमको बफेलो एंड जो काउज है उसके बारे में भी पढ़ना है, और सबकी डिफरेंट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होती है। तो आप सोच के देखिए कि हमारा काम ज्यादा मुश्किल है पढ़ाई के मामले में एज कम्पेयर टू MBBS डॉक्टर। तो जैसे MBBS वालों को एक्सपेरिमेंट के लिए दिया जाता है, मतलब लाइक जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ऐसे बॉडीज में एंड ऑपरेशंस एंड ऑल सारी चीज दिखाई जाती है ना, तो वैसे आप लोगों को भी पेट्स पे वो अपना प्रैक्टिस करने के लिए उस वक्त होता होगा? हाँ, जो पैटर्न है पढ़ाई का मोरलेस वो वहीं से अडॉप्टेड है। यदि हमारी एनाटॉमी की क्लासेस हैं तो उसमें हमें डेड बॉडी के साथ डाइसेक्शन किया जाता है, दिखाया जाता है। हड्डियों के साथ हमको एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, क्लासेस होती है, प्रैक्टिकल क्लासेस वो की जाती है। जब हम फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करते हैं तो उसमें भी इसी तरह से होता है। और जब हम क्लिनिकल सब्जेक्ट में आते हैं तो हमको वहां पे जो आजकल उसको टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसमें जो पेशेंट्स लेके आते हैं उसमें पोस्टिंग होती है और वहां आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ओके। ऑपरेशन जब आपने किया होगा पहली बार, तो ऐसा होता है डॉक्टर्स को डर लगता है ऑपरेशन की ड्यूरेशन में? नहीं, डेफिनेटली, पर मुझे कभी ऐसा फियर नहीं रहा कि मुझे ऑपरेशन करना है, क्योंकि यदि आप एक बार डिटरमाइंड है कि भी आपको डॉक्टर बनना है तो आप प्रिपेयर्ड रहते हैं कि आपको इस चीजें करनी है, तो फियर फैक्टर नहीं होता। यस, थोड़ा सा रहता है कि उसको मैं फियर नहीं बोलूंगा, वो प्रैक्टिस की वजह से जो रहता है वही है, पर फियर नहीं बोलूंगा मैं उसको। सर, आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट आया होगा जब आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा प्राउड फील हुआ? जैसे हर किसी की लाइफ में रहता है कि जैसे मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, जिस दिन मैं अपने फर्स्ट गेस्ट से मिलने गई थी और मैंने उनको इनवाइट किया था और उन्होंने हाँ बोला था, तो वो मोमेंट था मेरे लिए कि हाँ, दिस इज समथिंग व्हाट आई वांटेड टू डू एंड दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू डू। तो वो एक प्राउड होता है ना अपने ऊपर, वैसा मोमेंट आपकी लाइफ में? मेरे लिए वही एक मोमेंट है जिसमें मेरी मदर, जो खुशी जो उनको होती मुझे जब वो कहीं जाती है और मेरा नाम वो सुनती है और जब वो मुझे बताती है कि उसने ऐसा बताया, वही मेरे लाइफ में मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरी मदर की जो इच्छा थी कि उनका बेटा इस तरह से बने, और आज वो उस चीज को महसूस करती है। और जब वो मुझे, अब तो वो नहीं बोल पाती, पैरालाइज्ड है,
पर उसके पहले जब वो कहीं गई, किसी डॉक्टर के पास गई और उसने फिर मेरे बारे में कुछ बोला उनका, तो वो बड़ी खुशी खुशी मुझे बताती है कि ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोला। तो वो सीधे मेरे फादर के जो रेपुटेशन है, जो उनके दिखते थी कि उनके पति को लोग बहुत अच्छे से नाम जानते थे, आज भी मेरे फादर की वजह से हम पहचाने जाते हैं। तो वो फीलिंग जो और वो खुशी मैं अपने मदर के फेस पे देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है और उसमें मैं प्राउड कर सकता हूँ, क्योंकि वो खुशी मेरे मदर के चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती है और वही मेरे लिए प्राउड मोमेंट। और वो हमेशा ही होती होगी, बिल्कुल। मतलब वो जितनी बार सुनती होंगी उतनी बार उन्हें ये लगता होगा ना कि हाँ। बिल्कुल, मैं आज भी उनके चेहरे पे वो खुशी देख सकता हूँ। वो सिर्फ बोल नहीं सकती, पर उनके सारे इमोशंस, उनकी याददाश्त आज भी पूरे वैसे ही हैं। तो उनके आंखों में वो दिखता है और उन्हें मुझ पे प्राउड होता है, और उनके चेहरे पे जो एक संतोष देख के जो मुझे महसूस होता है, और वो मेरे प्राउड का कारण है। सर, इतने सारे पेट्स आप देखते हैं यहाँ, इतने ऑपरेशंस आप करते हैं, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी नई नई टेक्निक्स हैं। मैं भी पेट ओनर हूँ, मेरे पास भी 3 लैब्राडोर हैं, जिसमें से रिसेंटली एक अभी एक्सपायर हो गई। तो मेरे पास 10-12 साल से पेट्स हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी पेट्स को, एनिमल्स को लेके भी इतनी एडवांस हो गई। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना कि इको, सोनोग्राफी, ईसीजी, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारे पेट्स के भी सारे चेक होते हैं, तो मैं शॉक थी ये सुन के। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों तक ये बात अभी भी नहीं है अपनी 100%। अवेयरनेस का इशू है, और अवेयरनेस के इशू इसलिए भी है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि वेटरनरी में ये एडवांसमेंट हो सकता है। स्पेशली जब आप रायपुर जैसे बी क्लास सिटी में रहते हैं, तो थोड़ा सा अवेयरनेस का इशू है। पर यदि मैं आपसे कहूं कि वेटरनरी एट पर ह्यूमन मेडिसिन है, तो उसमें कुछ अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। आज हमारे पास भी वही सारी सुविधाएं हैं जो आप ह्यूमंस के लिए सोचते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम यही है, जो इनडिस्क्रिमिनेशन का कारण है वहां है पैसा। आप यदि सोचिए, एक डॉग का कोई एक सर्जरी हम करते हैं और सेम सर्जरी एक ह्यूमन बीइंग के साथ हो, तो आपको पैसों में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आप फिर यदि किसी वेटनरी डॉक्टर को यदि कोई सुविधा अवेल करनी हो, है ना, तो उसके लिए उसको उतने पैसे चाहिए। पर हर व्यक्ति अपने पेट के लिए वो पैसे या तो खर्च नहीं करना चाहता, या वो अफोर्डेबिलिटी उनकी नहीं होती है। तो इसलिए हमको बहुत सारी सुविधाओं को अवेल करने में प्रॉब्लम होता है। यदि मैं बात करूं कि यदि मैं सिटी एमआरआई सिस्टम अपने पेट्स के लिए लगाने की सोचूं, तो इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा होगा और वॉल्यूम है नहीं। यदि आप ह्यूमन पॉपुलेशन से पेट पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे, तो एक बहुत ज्यादा गैप है। तो जो प्रैक्टिस होती है या किसी भी चीज को जब हम करते हैं, तो उसमें वॉल्यूम चाहिए। यदि आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका ब्रेक इवन चाहिए, उसके मेंटेनेंस के लिए आपको पैसे चाहिए। यदि वो चीज हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अल्टीमेटली यदि मुझे कुछ इन्वेस्ट करना है, तो मुझे अर्न भी करना पड़ेगा। यदि मेरी अर्निंग नहीं है, तो उस चीजों के लिए मैं सोचूंगा नहीं। उसके बाद भी हम अपने पर्सनल एजेंडा पे, मतलब हम लोगों को सुविधा देना है, या कह लीजिए हमने पैशनेट हूं यदि किसी चीज के लिए, तो हम वो सुविधा जनरेट कर रहे हैं। सपोज आप मेरी बात करें, तो आज के पास मेरे पास बहुत एडवांस मशीन है, और ऐसी कई मशीनें हैं जिसके हम कभी कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएंगे। फिर वो इसलिए है, यदि मेरे किसी पेशेंट को जरूरत पड़ती है, तो एटलीस्ट मैं वो सुविधा उसको दे पाऊं। पर यस, आप ह्यूमन और यदि वेटनरी प्रैक्टिस को फाइनेंशियली कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण है अवेयरनेस, एंड दूसरा बड़ा कारण है वॉल्यूम। हमारी प्रैक्टिस में वॉल्यूम नहीं है। यदि आप देखेंगे कि कितने ह्यूमन डॉक्टर्स हैं, उस कंपैरिजन में आपको वेटनरी डॉक्टर्स नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उतने वॉल्यूम नहीं है। तो ये बहुत सीधा कैलकुलेशन है, पैसे नहीं है तो सुविधा नहीं है। जी, एग्जैक्टली। गवर्नमेंट का इसमें कोई सपोर्ट रहता है कभी? डेफिनेटली गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। गवर्नमेंट की अपनी सुविधाएं हैं, उनके पास अपने डॉक्टर्स हैं, और धीरे धीरे गवर्नमेंट में भी इम्प्रोवाइजेशन आ रहा है। पर डेफिनेटली माइंडसेट का डिफरेंस है। तो एक जो प्राइवेट सिस्टम है और एक गवर्नमेंट सिस्टम है, उसमें लोगों का भी माइंडसेट होता है कि भाई गवर्नमेंट में इलाज अच्छा नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। यस, ये माइंडसेट है। दूसरा, गवर्नमेंट में कुछ अपनी फॉर्मेलिटीज है, वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की वजह से कुछ बार कुछ चीजें डिले होती हैं, और कई बार आपको कुछ चीजें बहुत त्वरित गति से करना है और वो चीज नहीं हो पा रही है। तो छोटे मोटे अप एंड डाउन है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के बीच, वो हमेशा रहेगा। पर ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा कर रही है। ओके,
तो ऐसा होता है कि मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती होगी ना कभी कि हमको गवर्नमेंट रेफर करना पड़ रहा है या गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटी ना हो तो वो आपको रेफर कर रहे हैं? नहीं, मैं अपने पेशेंट्स को कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रेफर करता हूँ, सपोज उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है एग्जैक्टली और मुझे उस पेशेंट को ट्रीट करना है और मैं चाहता हूँ कि उसका भला हो, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि आप वहां जाकर भी ऑपरेशंस करवा सकते हैं, हो सकते हैं कम पैसे में इलाज हो जाए। पर कई बार ऐसा नहीं होता है, वो सुविधा गवर्नमेंट में नहीं होती या वो लोग नहीं होते जो उसको कर पाए, तो इन दैट केस वो थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो एक दिक्कत वाली बात है। पर रेफर होता है, कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं या दूसरे जगहों से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जहाँ सुविधा नहीं है, तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि हम किसी को रेफर करें या हमारे पास कोई पेशेंट रेफर हो गया है। अपने पास तो यहाँ क्लिनिक में मशीन्स कौन कौन सी हैं जो आप यूज करते हैं? यदि मैं कहूँ तो एक जितना एक बेसिक हॉस्पिटल में मशीन्स होनी चाहिए हमारे पास सारी हैं। यदि मैं कहूँ कि हमारे पास ब्लड टेस्ट की सारी मशीन्स हैं, जिसमें हेमेटोलॉजी एनालाइजर है ऑटोमेटेड, हमारे पास ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है, हार्मोन एनालाइजर है, ब्लड गैस एनालाइजर है, यूरिन एनालाइजर है, इसके अलावा हमारे पास कोएगुलेशन एनालाइजर है। और यदि डायग्नोस्टिक्स की बात करूं तो हमारे पास बहुत एडवांस एक्सरे सिस्टम है जिसको डीआर सिस्टम बोलते हैं। सोनोग्राफी की बहुत एडवांस मशीन है जिसमें एब्डोमिनल सोनोग्राफी, स्मॉल पॉट्स की सोनोग्राफी के लिए मशीन है, इकोकार्डियोग्राफी की मशीन है। इसके अलावा हमारे पास इंडोस्कोपी है, लैप्रोस्कोपी सर्जरी की सुविधा है, हमारे पास वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर है जिसमें हम ऑक्सीजन पाइपलाइन, वेंटिलेटर, पावर बैकअप, गैस एनेस्थीसिया, ये सारी सुविधाएं हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एक ऑपरेशन थिएटर में या एक हॉस्पिटल में जितनी सुविधा होनी चाहिए वो हमारे पास है। और यदि CT/MRI की बात करूं तो इसके लिए हमारा ह्यूमन सेटअप में टाई अप है, हम वहां पर जाके उनकी सुविधाओं का फायदा उठाते हैं और अपने पेशेंट्स को डायग्नोसिस के लिए वो चीजें दे पाते हैं। तो मैंने तो जब से मैं हूँ रायपुर में, तो मैंने एज सच ये सारी मशीन्स के बारे में किसी और के पास सुना नहीं है। शायद ये सारी फैसिलिटीज आप ही के पास हैं रायपुर में, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक समय था जब सिर्फ मेरे पास थी, इनफैक्ट एक समय था जब पूरे सेंट्रल इंडिया में, इनफैक्ट आज भी हमारा जो सेंटर है वो सेंट्रल इंडिया में आज भी इकलौता सेंटर है जिनके पास इतनी सुविधाएं हैं। पर कुछ सुविधाएं दूसरे लोगों के पास भी हैं और धीरे धीरे लोग आगे आ रहे हैं, लोगों को इम्पोर्टेंस पता चल रहा है और लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है। यदि मैं कोई चीज रखता हूँ, सपोज मेरे पास डायलिसिस मशीन भी है जो मैं आपको बताना भूल गया, तो वो डायलिसिस मशीन का खर्च बहुत बढ़ता है ह्यूमन सेटअप के मुकाबले यदि कंपेयर करूं तो। आप कभी देखेंगे कि ह्यूमन डायलिसिस 400 और 600 रुपए में भी लोग कर देते हैं चैरिटेबल उस पर वेटनरी में वो पॉसिबल नहीं है, कारण कंज्यूमेबल्स बहुत महंगे, वॉल्यूम नहीं है, मशीन की कॉस्ट वही है, वही ह्यूमन डायलिसिस मशीन हमको यूज करनी पड़ती है। सपोज यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं महीने में 3 या 4 डायलिसिस करता हूँ और उस मशीन डायलिसिस मशीन के बाद प्रॉब्लम यह है कि उसको हर हफ्ते मेंटेन करना है आपको, आप डायलिसिस करें या ना करें तो आपका रनिंग कॉस्ट चलते रहता है। तो उस प्रोस्पेक्टिव में डायलिसिस महंगा हो जाता है, इसलिए लोग अवेल नहीं कर पाते, इसलिए और वॉल्यूम कम हो जाता है। तो प्रॉब्लम तो है, बट प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन। ऐसा होता होगा ना सर कि जब कोई पेट आता होगा और उसका काफी ज्यादा सीरियस क्रिटिकल कंडीशन होता होगा और आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि ये फैसिलिटीज इसको मतलब मिलनी चाहिए, डेफिनेटली ये डॉग इससे ठीक हो जाएगा। बट कई पेट ओनर्स ऐसे होते हैं, पेट पेरेंट्स की, वो अफोर्ड कर लेते हैं और कई होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो आपके भी मन से ये चीज आती होगी ना कि अगर पॉसिबल है तो ये चीज इसके साथ हो जाती तो ये बच सकता है, पर समहाउ आपको रिजेक्ट करना पड़ता होगा ना कुछ केस। ये सोच की वजह से हम इतना बड़ा सेंटर खड़ा कर पाए कि हर बार जब कभी शुरू में पेशेंट आता था, फिर लगता था ये होता तो मैं इसको बचा लेता। तो वो सोच थी हमारी, इसलिए आज इतनी सुविधाएं हम दे पा रहे हैं। हमें पता है कि बहुत सारी जो मशीन्स है वो अपना ब्रेक इवन भी नहीं आ पाएंगी, पर वो हमारे पास है। वो सिर्फ इसी सोच के तहत है कि मान लो मैं इसका एक पेशेंट का भी जान बचा लेता हूँ तो वो मशीन का पैसा वसूल हो जाएगा। तो उसी सोच के तहत हमारे पास मशीन्स हैं और बहुत सारी ऐसी मशीन है जिसकी कभी रिकवरी हो ही नहीं सकती, पर वो हमारे पास है सिर्फ इसीलिए कि एक भी यदि उससे किसी की जान बची तो वो पैसा वसूल है। मैंने सुना है आप स्ट्रे डॉग्स का भी काफी ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब मेरे नॉलेज में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो आपके पास आते हैं स्ट्रे डॉग को लेके और उन्हें अगर कुछ भी है डैमेज तो आप उनका फ्री में ट्रीटमेंट करते हैं। मेरी कंसल्टेंसी और जो बेसिक ट्रीटमेंट है स्ट्रे एनिमल्स के लिए आज भी फ्री है
और वो हमने जब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, मैं और मेरे साथ एक पार्टनर हुआ करते थे, तब से हमारी वो पॉलिसी है कि यदि कोई स्ट्रे हमारे पास लेकर आता है तो हम उसको जो भी हमारे से हो पाएगा हम वो फ्री में करेंगे, और वो आज भी हम कर रहे हैं। मतलब कई बार ये होता है मेरे क्लिनिक पे कि हम पेट कम देखते हैं और स्ट्रेस ज्यादा देखते हैं, तो वो है मेरा बहुत क्लियर मानना है, जिस सिस्टम से हम ले रहे हैं उस सिस्टम को हमको वापस करना है, तो वो मेरा वापस करने का तरीका है। ओके, ठीक है। ऐसा होता है सर हमारी लाइफ में कि कई बार कुछ ऐसे डिसीजंस हो जाते हैं या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनको लेके कहीं ना कहीं एक रिग्रेट सा रह जाता है। ऐसा कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कभी कि आपको ऐसा लगा कि ये मुझे करना चाहिए था पर मैं नहीं कर पाया, और उस चीज का कहीं बैक ऑफ माइंड कभी आपको ख्याल आता हो? नहीं, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब आपको ये एहसास होता है मैं एक बहुत ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग हूँ और जिसमें बिल्कुल सारी वो गुंजाइश है जिसमें मैं गलती करता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं 100% हूँ। एक डॉक्टर गलतियां कर सकता है और मुझसे भी होती हैं। कई बार हमको समझ में आता है कि ये गलती हुई है मुझसे और मैं यहाँ इसको रेक्टिफाई कर सकता था और कुछ बेहतर कर सकता था, तो ऐसे मौके आते हैं। अब उन मौकों को एक पर्टिकुलर बताना तो बहुत मुश्किल है, पर यस डेफिनेटली ये जाते हैं। पर ये चीजें हमारे लिए लेसन होते हैं, हम उसे सीखते हैं और फिर हम बेहतर करते हैं। जी एग्जैक्टली। आप 24/7 अवेलेबल रहते हैं। मैंने भी कई बार आपको बहुत बार परेशान किया है किसी भी वक्त में। तो आपकी ये जो एक लाइफ है बीइंग डॉक्टर, वो आप अपनी फैमिली के साथ कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, आप यदि डॉक्टर बन रहे हैं या किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में जा रहे हैं तो आपको ये सबसे पहले मान लेना पड़ेगा कि अब आप पब्लिक के लिए हो गए हैं, नो योर पब्लिक फिगर। आप उसमें अपनी फैमिली को क्लब करें या ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं एवरेज पर डे सिर्फ 4 घंटे सोता हूं। अच्छा। ये सालों से ऐसा है। मुझे कई लोग कई बार बोलते हैं कि आपको 6 घंटे सोना चाहिए, पर अब मैं उसके साथ बिल्कुल एक्लेमेटाइज हो गया हूं, तो मैं एवरेज 4 घंटे सोता हूं। मेरे पास 20 घंटे होते हैं और मुझे लगता है कि टोटल 24 घंटे यदि मैं 4 में सोने के निकाल दूं तो 20 घंटे मेरे पास है और वो मेरे काम करने के लिए पर्याप्त है। इवन मेरी जो दूसरी एक्टिविटीज है उसके लिए भी पर्याप्त है। तो मैं इसमें अपनी प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं अपना जॉब भी करता हूँ, मैं अपने सोशल वर्क भी करता हूँ, मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए समय भी निकालता हूँ और वैसे अपनी फैमिली के लिए भी समय निकालता हूँ। तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। फैमिली कई बार ऐसा होता है ना कि वाइफ को लगता होगा कई बार कि अरे मैंने क्या कर लिया, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलता। सम टाइम ऐसा हो जाता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आपकी फैमिली सफर करती है आपके प्रोफेशन की वजह से, और पर्टिकुलरली मेरे जैसा आदमी जो बिल्कुल वर्कोहॉलिक है और जिसकी प्रायोरिटी उसका पेशेंट है, तो ये बहुत कॉमन है। पर अब इतने सालों के बाद मेरी फैमिली ने इन चीजों के साथ एडजस्टमेंट कर लिया है, तो उनको पता है कि ये व्यक्ति पहले पेशेंट को प्रायोरिटी देगा, उसके बाद इसके लिए फैमिली और बाकी चीजें हैं, तो वो एडजस्टमेंट हो चुका है। आपका अब आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, और जितनी चीजें हैं क्या इसी में हिस्से में रहने लायक हैं कि और भी चीजें हैं जो हमको अपग्रेड करनी पड़ेंगी और हमें लगता है कि और एडवांस चीजें होनी चाहिए? देखिए, अभी भी हम बहुत पीछे हैं। यदि मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं तो हम बहुत पीछे हैं, तो अभी तो बहुत आगे जाना है। ये तो बिगनिंग है, ये शुरुआत है हमारी। अभी बहुत आगे जाना है, तो अभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है। पर यस, मैं अपने लिए जो सोचता हूँ, मतलब जब मैं कभी खाली होता हूँ और सोचता हूँ कि अब मुझे क्या, तो मैं चाहता हूँ कि अब कोई से टेक ओवर करे। अच्छा। और मैं रिटायर हो जाऊं और मैं अपने गांव जाऊं और खेती बाड़ी करूं, जो मेरा पैशन है। तो अभी तो आपकी सर इतनी उम्र हो ही नहीं है, मतलब देख के नहीं लगता है। देखिए, रिटायरमेंट वाली एज आ गई है। हम मेंटली कभी रिटायर नहीं होते। यदि आप काम कर रहे हैं, पर एक सर्टेन पॉइंट पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कब रिटायर होना है। तो मैं आज वो प्लान करता हूँ। मैं रिटायर मतलब इससे नहीं कि मैं डेवलपमेंट बंद कर दूंगा या इस प्रोफेशन से हट जाऊंगा, पर मैं वो चीजें भी अब करना चाहता हूँ जो मेरा पैशन है। मुझे गांव में जाके खेती करना बहुत पसंद है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं वापस वहीं जाना चाहता हूँ जहां से मैं आया हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो गाँव का है। मैं क्लास 8 तक मैं अपने गाँव बीजा में पढ़ा हूँ, फिर 9 से 12 तक मैं बेमेतरा के स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर मेरी कॉलेज अंजुरा दुर्ग से हुई, उसके बाद मैं फिर पन्नागर चला गया। तो मैं वापस अपने गांव जाना चाहता हूँ।
मेरा गांव मुझे बुलाता है वापस। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जितनी जल्दी कोई मिल जाए और मैं उसको ये सौंपूं और मैं अपने गांव भागूं। ऐसा ट्रस्ट आता है किसी पे आपको कभी? आता है, लोग आ रहे हैं और डेफिनेटली मैं ढूंढ ही रहा हूँ कि कोई ऐसा मुझे मिले जिसको मैं ये हैंड ओवर करूं और मैं वापस अपने गांव जाऊं। तो सर हम तो हमेशा आपको यही देखना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों की आदत हो चुकी है और हमारे माइंड में कुछ भी होता है पेट को लेके ना, तो वो आपका नाम सबसे पहले आ जाता है। हाँ देखिए, मैं अपने लिए बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। मैं अपने स्टाफ को भी या मेरे साथ जितने लोग भी काम करते हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि ये सोच कभी नहीं होनी चाहिए कि मैं हूं तो काम चल रहा है। मैं इस दुनिया के बारे में बात करूं तो यहाँ कितने कितने बड़े बड़े लोग आए और चले गए, पर ये दुनिया आज भी चल रही है और आगे बढ़ रही है। तो यदि लोग ऐसा सोचते हैं तो उनका बड़प्पन है, पर मैं अपने लिए ऐसा नहीं मानता। मैं यहाँ हूं तो भी काम चलेगा और मैं नहीं रहूंगा तब भी काम वैसे ही चलेगा और उससे बेहतर चल सकता है। मैं ही बेहतर हूं ऐसा मेरा बिल्कुल मानना नहीं है। मैं एक साधारण आदमी हूं और उसी कैपेसिटी में काम करता हूं। आपकी तरफ से मुझे कुछ एडवाइस चाहिए जो मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस से शेयर करें कि जो पेट पेरेंट्स हैं उनको किन चीजों का अपने पेट्स को लेके ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि मेरी खुद की भी डॉग थी, आपने मुझे 2 साल पहले कहा था कि मैं ऑपरेट करा दूं, लेकिन एक वो माइंडसेट रहता है ना हम नॉर्मल लोगों का कि वेटनरी में ऑपरेशन क्यों कराना है, क्यों जानवर की बॉडी को काट पीट करके करवाना है, क्या ये सच है नहीं है। हो सकता है डॉक्टर्स, वेटनरी डॉक्टर्स पैसे के लिए ये सारी चीजें करते हैं, तो ये एक माइंडसेट रहता है। तो मुझे उस चीज का रिग्रेट रिसेंटली हुआ जो था मुझे, तो मुझे यही है कि मैं ये चाहती हूँ, आज का एपिसोड भी मेरा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है, मैं ये चाहती हूँ कि आप पेट पेरेंट्स को ऐसी चीजों की एडवाइस दें कुछ जो उन्हें समझ आए कि उन्हें समय रहते कर लेना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपके साथ मेरी सहानुभूति है और रिग्रेट मत करिए। आप जो उसके लिए कर सकते हैं मैंने किया है, मैंने देखा है आपको। मतलब मैंने जब आपको बताया कि नहीं इसका बिल्कुल पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, उसके बाद भी आप उसके इलाज के लिए तैयार हुए और आपने लास्ट मोमेंट तक एफर्ट किया, तो आपको बिल्कुल उस चीज के लिए रिग्रेट नहीं करना चाहिए। और रही बात कि पेट पेरेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहला है इनडिस्क्रिमिनेशन। आप हमें कंपेयर मत करिए ह्यूमन डॉक्टर के साथ, सबसे पहली चीज। दूसरा, आप बिल्कुल ये माइंडसेट हटा दीजिए कि एक वेटनरी डॉक्टर सिर्फ पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है। ये आपको सबसे पहले ये सोच हटानी पड़ेगी। हम आपको यदि सलाह दे रहे हैं तो उस सलाह के पीछे कुछ कारण होगा। आपके पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं, आप एक ओपिनियन लीजिए, 2 ओपिनियन लीजिए, 3 ओपिनियन लीजिए, पर आपको जज करना आना चाहिए कि आपके लिए कौन सा ओपिनियन सही है। और इनडिस्क्रिमिनेशन। और दूसरा, आप अपने यदि पेट को फैमिली मानते हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी वैसा होना चाहिए। मानने से नहीं होता है। आप मत मानिए कि वो फैमिली नहीं। यदि आप उसे फैमिली मान रहे हैं तो वो हर कुछ डिजर्व करता है जो आपका अपना फैमिली मेंबर डिजर्व करता है। तो मेरी यही आप लोगों से सलाह है कि आप एक वेटनरी डॉक्टर को ह्यूमन डॉक्टर से मतलब कंपेयर मत करिए। दूसरी चीज, आप अपने पेट को बिल्कुल अपना फैमिली मेंबर स्वीकार करें और उसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट करें। बस ये 2 चीजें हैं जी। तो मैं यही 2 चीज लोगों से कहता हूँ कि प्लीज हमें कंपेयर मत करें। और पेट तभी लीजिए जब आपको लगता है कि आप उसे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर पाएंगे। अगर आपको वो खुशी देता है तो आपको उसके दुख में भी आपको उसके साथ रहना है। मेरा ये मानना। बिल्कुल एकदम सही सोच है। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि यदि आपको कोई डाउट है हमारे पर, तो आज तो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है। आप एक गूगल करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कौन सही कौन गलत कह रहा है। यदि आपको थोड़ा सा भी एनालाइज करेंगे तो आपको समझता है कि हाँ ठीक है, ये सही कह रहे हैं, ये गलत है। पर वो विवेक आपको होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि ये व्यक्ति सही कह रहा है, ये सही सलाह दे रहा है और ये सलाह थोड़ी गड़बड़ है। तो उन चीजों का आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना प्रेशियस टाइम निकाल के दिया मुझे और मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ जो कुछ भी आपने मेरी डॉग के लिए किया। और मैं ऑडियंस से भी यही कहना चाहती हूँ कि जो डॉग्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, जो हम एक कहते हैं ना, तो वो एग्जैक्टली हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड्स। और मुझे ऐसा लगता है कि हम रियल लाइफ में अपने बेस्ट फ्रेंड्स को जिस तरह से ट्रीट करते हैं ना, हम उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। तो मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि आपको
वो जगह उसे भी कंपैरिजन में बिल्कुल देनी चाहिए बराबर। तो आगे सर जैसा मुझे और रहेगा, मेरे मन में डाउट और जैसे आते रहेंगे या आपके अचीवमेंट जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे, मैं आपके पास डेफिनेटली बिल्कुल, मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि लोगों तक सही मैसेज जाए, सही चीजें उनको मिले। और हमेशा एक चीज कहता हूँ, जो भाई आपने कही वही मैं भी कहता हूँ, कि आप पेट तभी लाए जब आप उसकी जिम्मेदारी उठा सकें। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।